सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सेडिमेंट्री रॉक, अच्छा फूड साइकिल वाला है ना। 10% लॉ भी देख लिया था, फूड साइकिल वाला भी देख लिया था हम लोगों ने। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर खाते, फिर कंज्यूमर को डिकम्पोजर्स ख़त्म कर देते हैं, वही वाला। ठीक है, चलो तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया था लास्ट क्लास में। अब हम लोग आते हैं फोर्थ चैप्टर पे, जो कि है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन काफ़ी इजी चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत बार हमने पढ़ रखा है वैसे ही ऑलरेडी। तो सबसे पहले चीज़, द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। मतलब जो हवा को गंदी करता है उनको हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे साफ़ हवा को जिसमें कुछ मिक्स मिक्स हो जाए और उसे गंदा कर दे तो हम उसे पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो एग्जांपल में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, व्हीकल प्रोड्यूस करते हैं हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का ना एक बहुत 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 बड़ा क्या बोलते हैं, हार्म है। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग कोयला जलाते हैं ना, तभी भी यही निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव में, वो क्या करते हैं, रात में गर्मी लेने के लिए एक तसला वसला में कोयला लकड़ी ये सब जला करके और सो जाते हैं। और जो धुआं होता है ना उसका धुआं जब उनकी नाक से उनके शरीर के अंदर जाता है, तो वो उनको कार्डियक अरेस्ट दे सकता है। मतलब बेसिकली हार्ट अटैक से वो मर सकते हैं। क्यों? क्या होता है ना, जब ब्लड के अंदर जब हीमोग्लोबिन होता है, तो वो क्या करता है, उसको चाहिए कि सिंगल ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में ना सिंगल ओ रहता है, वो उसके साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है। और वो ऑक्सीजन ना ले जाने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाता है सेल्स में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, और जहाँ जहाँ भी जाता है ब्लड के थ्रू, तो लेके जाता है। और वहाँ पे जब वो लेके जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो काम तो नहीं कर पाएगा जो ऑक्सीजन करता है, और उसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये प्रॉब्लम था कि पहले जो गाड़ियाँ आती थी, जितनी भी गाड़ियाँ आती थी जो रोड पे चलती थी, वो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था, जिसको लेड भी लोग बोल देते हैं कभी कभी। पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूशन होता था। फिर बाद में इसमें एक्स्ट्रा ओ मिलाया गया। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा पानी डाला जाता है, जिसका ओ इसके साथ मिलाया जाता है, और CO2 निकालते हैं हम लोग। CO2 उतना हार्मफुल नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है। ठीक है, तो फिर इसी इसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यूरोप में गाड़ी का पोल्यूशन का जो लेवल होता है ना, उसको निकाला गया था। तो भारत में भी ये चला। तो भारत का कैसा है, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 6, इस तरीके से आया। तो अभी मार्केट में भारत स्टेज 6 चल रहा है, और हमारी जो खुद की गाड़ी थी वो भारत स्टेज 4 पे है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, उस गाड़ी को रास्ते पे नहीं चलाना है ना। तो जितना ज़्यादा भारत स्टेज 4, 5, 6 हुआ है, वो उतना ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया उसने। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो भारत स्टेज 2 पे जो गाड़ी आती थी, 1 पे जो गाड़ी आती थी, उनमें तो पूरा डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था। पुरानी DTC की जो बस बहुत पहले जो चलती थी, 2005 2006 में, उसमें पूरा यही निकलता था, काला धुआं एकदम निकलता था। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये उतना हार्मफुल नहीं है जितना मोनोऑक्साइड है, पर ये भी हार्मफुल गैस है। क्यों? क्योंकि ये साफ एयर को गंदी कर ही देता है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि देखो सिंगल ओ है वापस से, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद स्मोक, जो धुआं होता है वो तो है ही। ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल मतलब कि जो पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ फ्यूल, और उससे निकलता है, सच एस पेट्रोल या डीजल की पुरानी गाड़ी में से निकलता था। अब तो इसमें हम लोग ऑक्सीजन मिला के छोड़ते हैं, ताकि जो निकल रही धुआं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, जिसको पेड़ सोख ले बाद में, है ना। इट इज़ अ पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी कम कर देती है, और लोगों के हार्ट तक ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, हमें पता है जैसे ताजमहल है, जो कि यूनेस्को में भी शामिल है और 7 वंडर्स में भी शामिल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। बट अभी क्या है, ताजमहल पड़ रहा है पीला, है ना। तो पीला पड़ रहा है, तो वो किस लिए? सफरिंग फ्रॉम द मार्बल कैंसर से वो सफ़र कर रहा है। मार्बल सफ़र बोले तो क्या है कि हवा में सोडियम है, हवा में सोडियम घूम रहा है आसपास की जितनी फैक्ट्री है ना। अभी तो यूपी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि ताजमहल के 100 किलोमीटर के एरिया में कोई फैक्ट्री नहीं रहेगी। सीधा सीधा मना कर दिया है। आज से कम 7-8 साल हो गए इस रूल को आए हुए। तो अभी कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी ताजमहल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पीला पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है ना हवा के अंदर में, वो मार्बल के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, और वो मार्बल को पीला कर दे रहा है। मार्बल बेसिकली पीला पड़ जाता है समय के साथ। जो लोग घर में भी लगाते हैं, इटालियन मार्बल चाहे कुछ भी लगाते हैं, तो कुछ समय क्या होने के बाद क्या होता है, 10 साल 15 साल के बाद उनका मार्बल थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगता है। पर लोगों के घर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन ताजमहल तो देश का है ना, तो ये भी पीला पड़ रहा है, जिसको हम लोग मार्बल कैंसर कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग तो ये स्मोक और फॉग का मिश्रण होता है बेसिकली। स्मोक धुआं हो गया और फॉग जो मिस्ट हो गया, जो पानी वाला फॉग होता है ना, वो इन दोनों को अगर मिक्स कर दे तो ये क्या है, ये स्मोक और फॉग को मिलाने से स्मॉग बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या, देखो स्मोक है ना, ये स्मॉग, ये सब क्या है, ये सब पोल्यूशन में ही गिना जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि लोग आग जलाते हैं धुआं ठंड के मौसम में, और फिर फॉग भी हुई रहती है, मिल जाता है आपस में, स्मॉग बन जाता है। ठीक है, तो ये डेडली भी होता है सांस लेने में, और दिखाई भी नहीं देता इस मौसम में, मतलब कि धुंध जो होती है ना वो दिखाई भी नहीं देती 100 मीटर के दूर पे। दिल्ली में तो यही होता है, कोई आग जलाए ना जलाए, दिवाली के बाद स्मॉग ही हो जाता है पूरा हर जगह पे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अब हम लोग। एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI, ये तो हमें पता ही है। जब हम लोग बोलते हैं कि 400 पार चला गया दिल्ली का पोल्यूशन, तो हम लोग क्या नाप रहे होते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स से ही नाप रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें PM 2.5, मतलब कि 2.5 mm के साइज़ का जो कण होता है ना, कण जैसे जब हम लोग धूप में देखते हैं, धूप में हमें धूप की जब कोई लाइट आती है खिड़की से या कहीं कोने से, तो हल्की हल्की ना वहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा कि धूल कैसे घूम रहा है ना। तो वो धूल का जो कण होता है ना, वो कण होता है 2.5 के साइज़ का। फिर PM 10 तो उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, फिर अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की सारी वैल्यू जब हवा में मिली रहती है ना, तो हमें क्या बोलते हैं कि हम बताते हैं कि एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब है। ठीक है, और AQI का जो लेवल है ना, 0 से 50 के बीच में हम लोग गुड कहते हैं, और 50 से लेकर के 100 के बीच में दिया के ऊपर में, हाँ। अगर देखो 300 तक है ना, 300 तक, तब हम लोग कहेंगे कि सहा जा सकता है। इसके ऊपर जैसे जाएगा वो सहन से निकल जाता है। दिल्ली में एवरेज 220-200 रहता है, 200-220, जैसे नॉर्मल गर्मी का टाइम है तो 200-220 रहता है एवरेज। कभी कभी 150, 150 से 200, 150 से 200 इसके बीच में रहता है ऐसा। ठीक है, तो अभी हाफ हो जाता है। लेकिन जब ठंड का मौसम आता है, या फिर जब वो प्रणाली जलाते हैं जो बोलते हैं, है ना, तो उस टाइम पे और दिवाली के टाइम पे जो है ये पार पार करके 800-900 चले जाता है। तब क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारी एयर। ठीक है, उस टाइम पे। तो एयर क्वालिटी वाइल AQ वैल्यू ओवर 300 रिप्रेजेंट द एयर क्वालिटी सो हैज़ार्डस दैट एवरीवन में एक्सपीरियंस सीरियस इफेक्ट। तो बहुत सारे लोगों को चक्कर आने लगते हैं, नौजिया हो जाता है, मतलब उनका तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको उल्टी आने लगती है। ठीक है, और जो पकठाइल दिल्ली वाले उनको कुछ नहीं होता शायद से। तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सेकंड लाइन में, तीसरी लाइन पे आते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो तीसरी लाइन पे आते हैं, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो हम लोगों ने अभी एयर पोल्यूशन देख लिया, अब हम लोग आते हैं वाटर पोल्यूशन पे। ठीक है, वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सीवेज, गटर हो गया है ना, टॉक्सिक केमिकल जो फैक्ट्री से निकलता है, स्लिट, कीचड़ वाला जो पानी जो गिरता है पूरा, क्या बोलते हैं, पहाड़ों से बारिश के टाइम पे या कभी उस टाइम पे, रेत बालू भरा रहता है जिसके अंदर में, एक्सेट्रा, गेट मिक्सड विद वाटर, द वाटर बिकम पॉल्यूटेंट हो जाता है। द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट, मतलब जो चीज़ पानी गंदा करे हम लोग उसको वाटर पॉल्यूटेंट कहेंगे। फैक्ट्रीज एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशंस। बेसिकली जब फैक्ट्री से जो भी गंदा पानी निकलता है, और जो सीवेज से भी जो भी पानी निकलता है जिसको हम लोग नदी में जाके छोड़ देते हैं, वही क्या है, वो मेजर सोर्स है पानी गंदा होने का। यमुना गंदा होने का क्या कारण है? जब वो उत्तराखंड से निकलती है दिल्ली तक आती है, दिल्ली तक आते आते के बीच में उसमें 500 फैक्ट्री उसमें पानी डाल चुकी होती है कम से कम। ठीक है, मतलब अपना गंदा पानी डाल चुकी होती है, तो गंदा नहीं होगा तो क्या होगा, यमुना है कि नहीं। तो ऐसा यमुना का नदी दिल्ली में आके साफ़ करने से मतलब नहीं है उसको, पूरा मतलब ऐसे उत्तराखंड हरियाणा के लेवल पे साफ़ करेंगे तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि फ्रेश पानी आते रहेगा, और तुम बस गंदा पानी रोक दो, फ्रेश पानी सारा का सारा गटर क्या है साफ़ कर देगा। उसके बाद एक बार सफाई कर देंगे ढंग से तो पूरा यमुना एक झटके में ही साफ़ हो जाएगा। ठीक है, पर मैं क्या है, मेन फैक्ट्रीज जो है वो जो गंदा पानी है वो फेंकती रहती है, और कहीं और फेंकेगी। अगर वो कभी गड्ढा करके डालेगी, कहीं कहीं और गड्ढा करके डालेगी, तो उनकी तो लैंड लगेगा, दूसरा नंबर उनका वो गड्ढा बहुत जल्दी भर जाएगा। और किसी नदी में फेंकने से क्या होता है, उनका जल्दी से जल्दी कचरा निकल जाता है और उनको कोई कॉस्ट भी नहीं लगता। तो कॉस्ट बचाने के लिए फैक्ट्री ओनर्स
नदी ही ढूंढते हैं बेसिकली, ठीक है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यही होता है कि बेसिकली पूरी दिल्ली का जो लैटरिंग होता है और जो जितना भी गटर का पानी होता है वो सब भी यमुना में ही जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट भी वहीं वहीं पे ही जाता है, ठीक है। और बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं जो बेसिकली करते क्या है कि पानी को फ़िल्टर कर देते हैं, जिसमें से जो हैवी कचरा होता है उसको निकाल देते हैं, और जो सिर्फ लिक्विड कचरा होता है उनको जाने देते हैं, मतलब जो लिक्विड मिला हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है, क्लॉक को भी रोकता है। बट कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ पा रहा, अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़, मतलब कि वो साफ़ नहीं रहेगा, वो बेसिकली गंदा हो ही जाएगा, ठीक है। अदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। चलो आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद। चलो फोर्थ चैप्टर का ये आखिरी है कुछ चीज़। हाइड्रोजन फ्यूल कॉज मिनिमम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन जो गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस, वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत कम करती है, मतलब कि ना के बराबर समझो, ठीक है। 0.25% करती है, या फिर 0.5% मान लेते हैं, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। पर हाइड्रोजन का प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग हाइड्रोजन को ना किसी भी, ना व्हीकल में, ना एरोप्लेन में, रॉकेट में बेसिकली यूज़ करते हैं, लेकिन और किसी चीज़ में यूज़ नहीं करते हाइड्रोजन को। तो ऐसा क्यों ये ऐसा क्यों कारण है, ऐसा क्या है इसके पीछे का कारण। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस है ना वो बहुत आसानी से फट जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन नंबर 1 का एलिमेंट है, और उसको स्टेबल होने, और उसका सिर्फ एक ही आयन है, और स्टेबल होने के लिए कम से कम उसको 2 आयन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जब H2O भी होता है तो उसमें भी 2 हाइड्रोजन लगता है, ठीक है कि नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा, और हाइड्रोजन हम लोग पानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से पानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन को स्टेबल कर दिया तो हम लोग पानी से गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है लेकिन हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। अगर हम लोगों ने आम पब्लिक को दे दिया, तो आम पब्लिक तुम्हें पता ही कैसे किस तरीके से गाड़ियाँ चलाती है। तो अगर एक्सीडेंट हुआ ना, तो टक्कर में क्या होता है ना, जैसे आज की डेट में क्या होता है, जब टक्कर होती है गाड़ी की, तो बोनेट पिचक गया, है ना, बंदे का सिर में चोट लगी, नाक टूट गई उसकी, हाथ वहाँ फ्रैक्चर हो गए, तो फिर लोग उसको गाड़ी से निकालते, हॉस्पिटल पहुँचाते, उस जान बच जाती है उसकी। लेकिन अगर हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ी में अगर वो बंदा बैठा हुआ है, और जैसे ही टक्कर हुआ, कुछ भी हुआ, हल्का सा भी टक्कर हुआ, वो गाड़ी उसकी ब्लास्ट कर जाएगी, मतलब उसकी लास्ट पास कुछ नहीं मिलेगी। अगर पूरी फैमिली बैठी तो पूरी फैमिली गई। तो हाइड्रोजन क्या है ना, गाड़ियों का जो टेस्ट है उसमें सेफ्टी में पास नहीं हो पाया, ठीक है। और सेम चीज़ एरोप्लेन के साथ भी हुआ। एरोप्लेन क्या है, जब लैंडिंग करता है तो झटका खाता है, और फटा तो पूरा पूरा पैसेंजर उड़ जाएंगे, मतलब कि उसने पूरा ट्रैवल कर लिया, लैंड करने के टाइम पे हक दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है हाइड्रोजन गैस डालने का। तो प्लेन में भी हम लोग नहीं डालते हैं। लेकिन रॉकेट का क्या है ना, रॉकेट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत मोटी परत डालते हैं। जब हम लोग को, क्योंकि हमें पता है कि जब रॉकेट वापस ओजोन में आता है तो बहुत उस पर क्या बोलते हैं, फायर बहुत तेज़ी से लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट लगता है, फ्रिक्शन लगता है उसके ऊपर, रॉकेट पूरा जल सकता है। तो उसके लिए हम लोग पहले ही बहुत मजबूत मटेरियल बनाते हैं उसके लिए, और वो मटेरियल हाइड्रोजन को भी सह सकता है। इसलिए रॉकेट में हम लोग हाइड्रोजन का फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो बट धीरे धीरे करके लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल को लोग कम से कम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं हाइड्रोजन को, कि लोग उसको गाड़ी बाइक में दे दे, ठीक है, इस तरीके, क्योंकि फट जाएगा, सीधा फट जाएगा वो। तो कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों की जान चली जाएगी। और पता चला कि लोग खरीदे भी ना हाइड्रोजन की गाड़ी, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर 2 रुपये पर लीटर भी, पर किलोमीटर भी रेट सस्ता भी रहा, तो लोग अपनी जान की परवाह करते हुए शायद खरीदे ही ना गाड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी डज़ नॉट कॉज पोल्यूशन, तो पोल्यूशन नहीं करता सोलर एनर्जी, तो बात हमें बिल्कुल पता है। और अभी हाल फिलहाल में बिहार की गवर्नमेंट ने भी 43% बोला है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और सोलर एनर्जी का क्या है ना, कि सोलर एनर्जी से हम लोग ऐसे घर वर तो चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में बिजली आती है, रात में नहीं आ पाती। और ऊपर से सोलर एनर्जी सिर्फ दिन दिन में बिजली लेने के लिए भी बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इतना कॉस्टली पड़ता है कि लोगों के 10 साल 15 साल का बिजली का बिल भर दे, वो नॉर्मल जो अभी चल रहा है जिस रेट पे, उतने में बिल भर दे जितने में वो सिर्फ सेटअप बिठाएंगे, उसके बाद जो खर्चा आएगा वो अलग। तो सोलर एनर्जी क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे बहुत 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 एनर्जी चाहिए होती है, और वो चीज़ कहीं मूव नहीं करती है, मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट जो जहाँ पे कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत बिजली चाहिए होती है और वो मूव नहीं करती है, वहाँ सोलर एनर्जी लगाना बिल्कुल कारगर रहता है, ठीक है। वो फिर तार से बिजली लेंगे तो उनको वहाँ पे कॉस्टली पड़ जाता है उल्टा। तो उस केस में वो लोग फैक्ट्री वाले लगा सकते हैं इसको। बाकी यही है, धीरे धीरे करके सोलर एनर्जी की भी
प्राइस का रेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जैसे जैसे लोग कम होते जा रहा है, लोग भी अपने घरों में लगा रहे हैं इसको, ठीक है। फिर सी एफ एल लैम्प का कल ही हमने बताया था, सी एफ एल में सी एफ सी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक है, प्राइमरी कॉज मरकरी पॉल्यूशन करता है ये, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अ पॉल्यूटेंट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन, मतलब बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड के साथ रिएक्ट कर लेता है, और जिसकी वजह से लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होकर के मर जाते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग वेस्ट के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलो थैंक यू।